चरक सूत्र 1/28-29 में बताया षट पदार्थ के विषय में कि महर्षयस्ते ददृष्ट सुय अर्थावज ज्ञान चक्षुषा सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवाय। मतलब जब महर्षियों ने ज्ञान चक्षु से सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म और समवाय विषयों का ददृष्ट सुय मन दर्शन किया, तज ज्ञात्वा तब उनको ज्ञान हुआ, तंत्र उक्तम विधिम अस्थिता तब उस तंत्र में उनकी विधि पूर्वक आस्था हुई। माने उस तंत्र में, माने उस शास्त्र में जिसमें सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय दिए हैं, तो उस उक्त तंत्र में विधि पूर्वक उनकी आस्था हुई। तंत्र उक्तम विधिम अस्थिता आस्था हुई। फिर उसके बाद ले भीरे परम शर्मम, फिर उसके बाद उस ज्ञान को जब उन्होंने जान लिया तो परम लाभ शांति मिली। तब उनको सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म को जब उन्होंने अच्छी तरह जान लिया और उस शास्त्र में उनकी आस्था हो गई जिस शास्त्र में दिया था, तब उनको क्या हुआ, ले भीरे परम शर्मम, तब उनको परम सुख और शांति मिली, परम लाभ शांति मिली। फिर क्या हुआ, जीवितम चपि नित्यवरम, और नित्य आयु को, जीवितम माने आयु होता है, तब वो और नित्य आयु को वो प्राप्त किए। तब उससे उस ज्ञान से उन्होंने नित्य आयु को प्राप्त किया। मतलब जिसकी जितनी आयु हुई थी उतना वो प्राप्त किए उस ज्ञान का उपयोग करके। सुश्रुत ने बताया अपरिमिताश्य पदार्था, अपरिमिताश्य पदार्था, पदार्थ जो है अपरिमित होते हैं, माने असंख्य होते हैं। माने सुश्रुत उत्तर तंत्र 65/7 में बताया अपरिमिताश्य पदार्था, मतलब पदार्थ असंख्य होते हैं। फिर उसके बाद षड पदार्थों के विषय में बताया गया। षड पदार्थ में ये भाव पदार्थ हैं, ये भाव पदार्थ हैं। भाव पदार्थ माने इनकी सत्ता होती है। इसमें 3 आश्रय पदार्थ हैं और 3 आश्रयी पदार्थ हैं। द्रव्य गुण कर्म आश्रय पदार्थ होते हैं और इस द्रव्य गुण कर्म के अंदर सामान्य विशेष समवाय रहते हैं, इसी नाते ये आश्रयी पदार्थ होते हैं। वैशेषिक नव्य न्याय ने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव को भी पदार्थ माना है, लेकिन जो चरक ने जो क्रम माना है, सामान्य के बाद विशेष गुण फिर द्रव्य फिर कर्म समवाय माना है, जबकि वह शेषिक ने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय इस क्रम में माना है। चरक सिद्धि स्थान 12वें चैप्टर में 36 तंत्र युक्तियां बताई हैं। तंत्र माने होता है शास्त्र, युक्ति माने योजना, शास्त्र को समझने की योजना, माने शास्त्र को समझने के लिए जो योजना बनाई जाती है। तो योजना शास्त्र में क्या होंगे, शब्द होंगे, अक्षर होंगे, पद होंगे। तो ये तंत्र, ये सब टर्म जो होते हैं, ये टर्म आएंगे शास्त्र में। तो ये 36 टर्म जो है उन्होंने बताया कि 36 ऐसे टर्म हैं जो शास्त्र को समझने के लिए जरूरी है। सुश्रुत उत्तर तंत्र 65वें अध्याय में सुश्रुत ने 32 तंत्र युक्तियां बताई। मतलब 32 ऐसे टर्म उन्होंने बताए जो शास्त्र को, तंत्र युक्तियां शास्त्र को समझने में, शास्त्र की योजना में या शास्त्र को समझने में उपयोग होते हैं।
जिससे शास्त्र के अव्यक्त लेश मात्र कथित संदिग्ध गूढ़ दुर्विज्ञेय विषयों का सम्यक ज्ञान हो जाता है। मतलब अगर इस तंत्र युक्ति के बारे में हम समझ लेंगे तो हमें जो है शास्त्र को समझने में आसानी होगी। शास्त्र के अव्यक्त लेश मात्र कथित संदिग्ध गूढ़ दुर्विज्ञेय विषयों का सम्यक हमें ज्ञान हो जाएगा। तो चरक ने सिद्धि स्थान के ब्रह्मे में 36 ऐसे टर्म बताए जो शास्त्र में आते हैं और उनसे शास्त्र में को समझने में मदद मिलती है। सुश्रुत ने 65वें अध्याय में उत्तर तंत्र के 65वें अध्याय में 32 ऐसे टर्म बताए जिसको शास्त्र को समझने में मदद मिलती है और उसी को तंत्र युक्ति बोला जाता है। पदार्थ भी एक तंत्र युक्ति है। चरक सुश्रुत दोनों ने पदार्थ को एक तंत्र युक्ति माना है, अर्थात शास्त्र की योजना है। अर्थात शास्त्र को समझने में भी पदार्थ की एक ऐसा टर्म है जो शास्त्र को समझने में भी उपयोग में आता है। पदार्थ क्या है? ये दो चीज से बना हुआ, पद धन अर्थ। पद माने क्या होता है? पद क्या होता है? सूत्र में जो है पद होते हैं, जैसे सूत्र में पद होते हैं। शास्त्र का निर्माण कैसे होता है? सूत्र से होता है। और सूत्र का निर्माण कैसे होता है? पद से होता है। अब पद के क्या होते हैं? अर्थ होते हैं। और इन अर्थों को कौन ग्रहण करता है? ज्ञान इंद्रियां ग्रहण करती हैं। तो पद के अर्थ को जानना ही पदार्थ है, पद के अर्थ को समझना ही पदार्थ है। अर्थात पद्यते गम्यते एन अर्थ स पदार्थ है। माने पद के जहां गमन, पद गमन और उसका अर्थ, अर्थात पद जिस अर्थ में गमन करता है उसे पदार्थ कहते हैं। पद्यते गम्यते एन अर्थ स पदार्थ है। अर्थात पद जिस अर्थ में गमन करता है वो पदार्थ है। अब जैसे पद क्या है? तो पद क्या है? तो जैसे हमने बताया था कि जैसे एक सूत्र पहले में बोला, अथा तो दीर्घ जीवती अध्याय व्याख्या श्याम। ये क्या है? सूत्र है। ये क्या है? सूत्र है। अब इस सूत्र में 8 पद है। अथ अतः दीर्घ जीवन अध्याय व्याख्या श्याम, माने 8 पद है। तो इन पदों को, सूत्र में जो पद होते हैं, तो अब देखिए तंत्र किससे बना? अग्निवेश तंत्र किससे बना? सूत्र से। तंत्र हमेशा सूत्र से बना होता है, शास्त्र सूत्र से बना होता है। और सूत्र किससे बना होता है? पद से बना होता है। और पद के अर्थ को कौन ग्रहण करता है? ज्ञानेंद्रियां ग्रहण करती हैं। और फिर ये ज्ञानेंद्रियां, जैसे मान लीजिए शब्द है तो शब्द को ब्रेन में ले जाएंगी, ग्रहण करके शब्देंद्री जो है इसको जो है ब्रेन को ले जाएगी और ब्रेन से उस शब्द का एनालिसिस होगा कि ये कौन सा शब्द है, इसका क्या अर्थ है। तो पद का अर्थ, पद क्या है? पद जो है अक्षरों समूह है, अक्षर का समूह है। ये सब अक्षर ही है, अक्षरों का समूह है। अथवा एक अक्षर भी हो सकता है या अक्षर हो सकता है। तो अक्षर के समूह को पद कहते हैं। अब ये जो है अक्षर जो है ऋण भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, योग ऋण भी हो सकता है। हर अक्षरों में अपनी शक्ति होती है, हर पद की अपनी शक्ति होती है, हर अक्षर की अपनी शक्ति होती है, हर अक्षर समूह की अपनी शक्ति होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ऋण शब्द बोला गया तो ऋण शब्द उनको बोलेंगे जिनमें अवयव न किया जा सकते, मतलब जिसको तोड़ा न जाए।
अयौगिक शब्द वो होते हैं जिनको हम तोड़ तोड़ देते हैं दो भागों में, अर्थात जिसमें धातु और प्रत्यय नहीं हो वो रूढ़ है, जिसमें धातु और प्रत्यय हो वो यौगिक है। और रूढ़ यौगिक पदों में, रूढ़ और जो यौगिक पद होगा, तो यौगिक पद में क्या होगा, उसके कंपोनेंट का भी अर्थ होगा, और जब वो कंपोनेंट के अलावा उसका अपना भी अर्थ होगा। तो इसका मतलब एक तो इसका पंकज का यहां अर्थ अलग अलग निकला, और तीसरा उसका अर्थ अकेले अपना निकला। तो मतलब जो ऋण यौगिक शब्द, ऋण यौगिक पद होते हैं जो अक्षर समूहों से बने होते हैं, एक अक्षर समूह से बने होते हैं। पद क्या है, अक्षर समूह से बना हो चाहे एक अक्षर हो। तो जो ऋण यौगिक पद होंगे उनको जब तो उनका जब तोड़ेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, वो कंपोनेंट धातु और प्रत्यय में अलग अलग हो जाएंगे। तो धातु और प्रत्यय में जब अलग अलग हो जाएंगे तो उनका अलग अलग अर्थ निकलेगा। तो ये हो गया, ये उनके कंपोनेंट का अर्थ हो गया, पद खंडों का ये अर्थ हो गया। ये क्या हुआ, उनके पद खंड, ये पद के खंड हो गए। तो ये पद खंडों का अर्थ हुआ, पद खंडों का अर्थ हुआ। और फिर जब पद खंडों को मिला दिया गया तो एक बन गए पंकज। अब इसका जो है, जो अर्थ इसका निकलता है, केवल एक शब्द का जो अर्थ निकलता है, मतलब जब उसको तोड़ा नहीं गया हो उसका जो अर्थ निकलेगा वो ऋण ही अर्थ निकलेगा। तो जैसे ऋण अर्थ में पंकज का समुदायात्मक अर्थ निकल रहा है कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाली चीजें को पंकज कहते हैं। तो कीचड़ से बहुत सी चीजें उत्पन्न होती हैं, तो उनको सबको पंकज तो नहीं कहा जा सकता। जैसे जीवाणु हुए होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स भी होंगे, हैं, उसमें एनिमल, छोटे छोटे एनिमल भी हो सकते हैं, फ्रॉग भी हो सकता है कीचड़ में, हैं। तो वो जो है इस तरह ऐसे शब्द जिसमें उनका अपना अर्थ हो और उनके कंपोनेंटों का अर्थ हो, उनको ऋण यौगिक बोलते हैं। माने पदखंडों का भी अर्थ हो और जब उनको ज्वाइंट कर दिया जाए तो उनका अपना अर्थ हो, तो ऐसे शब्द ऋण यौगिक होते हैं। और यौगिक वो होते हैं जो जिनके केवल कंपोनेंट का अर्थ निकलता है, कंपोनेंट का अर्थ निकलता है। जैसे ऐसे शब्दों में उनके पदखंडों का अर्थ निकलता है। जो पचत इति पाचक है, पचत इति पाचकम, तो इसको जब तोड़ा गया तो पचत इति पाचक, 3 खंड हो गए। तो ये पदखंडों का अर्थ निकला। और यहां पर जो है, यहां पर तो पदखंड होते ही नहीं है, इसमें ऐसे शब्दों में पदखंड होते ही नहीं है। और पदखंड अगर कर भी दिया जाए तो उसका कुछ अर्थ भी नहीं निकलता है, अर्थात इसमें न धातु होते हैं न प्रत्यय होता है। जैसे सुंठी, नाक, कान, इस सबको अगर आप तोड़ेंगे भी तो इसका कुछ अर्थ भी नहीं निकलेगा और धातु प्रत्यय इसमें है भी नहीं। तो ऐसे शब्द को या ऐसे पद को या ऐसे अक्षर समूह को ऋण पद कहेंगे। और ऐसे जिनको हम तोड़ सकते हैं, जिनको हम कंपोनेंट बना सकते हैं और उन प्रत्येक कंपोनेंट के पद खंडों का अर्थ भी निकले, वो यौगिक शब्द हो जाते हैं। और जिनके कंपोनेंटों का अर्थ तो निकले, उनके प्रत्येक पद खंडों का अर्थ भी निकले, और जब दोनों को मिला दिया जाए तो जो शब्द बना है उसका भी अर्थ निकले, वो जो है ऋण यौगिक होते हैं। यहां देखिए, अथातो दीर्घ जीवितिम अध्याय व्याख्या श्याम। तो यहां मैंने पद को खंडित किया तो प्रत्येक पद का अर्थ निकलता है। अथातो जो वर्ड बना, अथातो वर्ड जो बना उसमें 2 आ गया, अथ, अतः, तो ये यौगिक हो गया क्योंकि इसके कंपोनेंट हो गए। दीर्घ के कंपोनेंट नहीं हुए तो ऋण हो गया। जीवती के कंपोनेंट नहीं हुए तो ये जो है मतलब जीवन के कंपोनेंट नहीं हुए तो ये ऋण हो गया। अध्याय के कंपोनेंट नहीं हुए तो अध्याय ऋण हो गया। व्याख्या साम, तो इसके व्याख्या साम, इसके 3 कंपोनेंट हुए थे, यौगिक हो गया। सिद्धांत चंद्रोदय ने अभाव की परिभाषा बताई, प्रतियोगी ज्ञान अधीनम ज्ञान विषयत्वम अभावत्वम, मतलब
जो जिस विषय का ज्ञान प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन है, माने प्रतियोगी माने विरोधी के ज्ञान के अधीन जिस विषय का ज्ञान होता है उसे अभाव कहते हैं। तो मान लीजिए अगर अभाव का जो है विरोधी कौन है, भाव पदार्थ। तो यदि भाव पदार्थ का आपको ज्ञान हो जाएगा तो अभाव को ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाएगा, अभाव का ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि भाव विषय क्या है, यहाँ पर विषय की हम जो बात कर रहे हैं वो अभाव है। तो अभाव के ज्ञान, अभाव का ज्ञान जब भाव के ज्ञान के अधीन हो, जब अभाव का ज्ञान भाव के ज्ञान के अधीन हो तब वो अभाव हो जाएगा। ये क्यों कहा, क्योंकि प्रतियोगी माने विरोधी ज्ञान के अधीन जिस विषय का ज्ञान विरोधी के ज्ञान के अधीन हो वो अभाव है। तो हम अभाव पदार्थ का ज्ञान किससे, अभाव पदार्थ का विरोधी कौन है, भाव पदार्थ है। तो भाव पदार्थ की अगर ज्ञान रहेगा तो हमें अभाव का ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाएगा। अभाव को पदार्थ मानने वाले नव्य न्याय वैशेषिक कुमारिल भट्ट हैं। मतलब जिस विषय का ज्ञान प्रतियोगी माने विरोधी के ज्ञान के अधीन हो उसे अभाव कहते हैं। ये अभाव दो प्रकार का होता है, संसर्गाभाव, अन्योनाभाव। संसर्गाभाव का मतलब होता है संबंध का अभाव, माने संबंध में एक योनि में या एक ही वस्तु की स्थितियों के संबंध में जो अभाव होता है उसे संसर्गाभाव कहते हैं। माने एक योनि या एक ही वस्तु की स्थितियों के संबंध में जो अभाव होता है उसे संसर्गाभाव कहते हैं। और अन्योनाभाव उसे कहते हैं जब अन्य योनि माने अन्य योनि के बीच में जो अभाव होता है उसे अन्योना अभाव कहते हैं। मतलब एक योनि माने एक ही वस्तु की स्थितियों के संबंधों में, एक ही वस्तु की स्थितियों के संबंधों में जो अभाव होता है उसे संसर्गा अभाव कहते हैं। और दो योनि, अन्य योनि माने दो योनि, अन्य योनि से अन्य योनि के बीच में जो अभाव होता है उसे अन्योनाभाव कहते हैं। अन्य योनि में अभाव, जैसे हमने कहा प्राग अभाव, प्राग माने पहले ही अभाव हो। उत्पत्तेः पूर्व कार्यस्य माने कार्य की उत्पत्ति से पूर्व ही उस कार्य का अभाव होना प्राग भाव कहलाता है। जैसे घट की उत्पत्ति न होने पर घट का अभाव होना, मतलब कार्य की उत्पत्ति से पहले ही कार्य का अभाव है कि नहीं। कार्य क्या है, घट है, घट की उत्पत्ति होने से पहले ही अगर जब घट का अभाव जो होता है उसे प्राग भाव कहते हैं। तो यहाँ एक ही योनि है, एक ही चीज है, एक ही वस्तु है, माने वो है कार्य। तो कार्य की उत्पत्ति से पहले ही कार्य का अभाव जो है वो प्राग भाव कहलाता है। अब बिना, उसके बाद प्रध्वंस माने होता है विनाश, विनाश के बाद जो अभाव हो, विनाशानंतरम कार्यस्य मतलब कार्य के विनाश के बाद जो कार्य का अभाव हो। मतलब कार्य क्या है, कार्य एक ही चीज है। यहाँ देखें कार्य क्या है, एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है। कार्य जो है एक ही वस्तु है, चाहे वो घट हो, कार्य एक ही चीज है ना, घट है ना। तो घट का के विनाश के बाद घट का अभाव। यहाँ कार्य भी एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है, कार्य एक ही वस्तु। मान लीजिए घट है एग्जाम्पल के लिए, तो घट की उत्पत्ति से पूर्व ही घट का अभाव, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राग भाव हो गया। घट के विनाश के बाद घट का अभाव प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंस माने विनाश, प्राग माने पहले ही अभाव है, कार्य का पहले ही अभाव है, माने कार्य की उत्पत्ति से पूर्व ही कार्य का अभाव है। मतलब कार्य का पहले ही अभाव है, कार्य की उत्पत्ति से पूर्व ही कार्य का अभाव प्राग भाव कहलाता है। जैसे घट की उत्पत्ति न होने पर घट का अभाव होना, पहले ही अभाव है और ये विनाश होने के बाद अभाव हो गया, तो
तो यहाँ एक ही वस्तु की चर्चा की जा रही है, एक योनि की या एक ही वस्तु की स्थितियों के संबंध में जो अभाव होता है। यह बात ध्यान दे, एक ही वस्तु की स्थितियों में जो स्थितियों के संबंधों में जो अभाव होता है उसे संसर्गाभाव कहते हैं। यहाँ दो वस्तुएं होती हैं, अलग अलग योनि की होती हैं। यहाँ एक ही योनि की वस्तु होगी और उसके संबंधों में जो अभाव होगा उसे संसर्गाभाव कहेंगे। और यहाँ पर डिफरेंट योनि की चीजें होंगी और उसमें जो अभाव होगा, जैसे घट, घड़ा और कपड़ा, ये दो वस्तुएं हो गई। घड़ा कपड़ा नहीं हो सकता, कपड़ा घड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ जो है दो घट और घटपट नहीं हो सकता, पट घट नहीं हो सकता। तो यहाँ अन्य योनि की चीजें आ गई। तो अन्य योनि के बीच में जो अभाव है, मतलब एक योनि, और जब एक योनि के बीच में कोई चीज अभाव रहती है तो वो संसर्गाभाव होती है। और जब अन्य योनि के बीच में, जैसे घड़ा की योनि अलग है, कपड़े की योनि अलग है, कपड़ा तंतु से बना हुआ है, घड़ा मिट्टी से बना हुआ है, तो ये अन्य योनि के बीच में अभाव है। और ये एक ही योनि के बीच में के संबंधों के बीच में एक ही योनि की स्थितियों के संबंधों के बीच में अभाव है। पहले क्या है कि कार्य की उत्पत्ति से पूर्व कार्य का अभाव था, मतलब घट की उत्पत्ति से पूर्व ही घट का अभाव था। प्राग माने पहले, तो पहले ही उसका अभाव था, तो प्राग भाव हुआ। यहाँ विनाश के प्रध्वंस माने होता है विनाश, विनाश के बाद जो है कार्य का अभाव हो जाना, कार्य के विनाश के बाद कार्य का अभाव हो जाना प्रध्वंसा भाव कहलाता है। जैसे घट के नष्ट हो जाने पर या घट के टूट जाने पर घट का अभाव हो जाना। अत्यंत अभाव माने त्रैकालिक अभाव, जो तीनों काल में वो वस्तु एक ही चीज है, एक ही योनि की चीज है, वो तीनों काल में नहीं प्रेजेंट हो सकती। जैसे वायु, वायु की योनि में रूप, वायु की योनि में कभी रूप जो है भूत भविष्य वर्तमान में कभी नहीं रहता। तो जल की योनि में शीतलता का अभाव कभी नहीं रहता, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में कभी नहीं रहता। तो त्रैकालिक संसर्गाभाव माने त्रैकालिक माने तीनों काल में संसर्गा, एक ही योनि की या एक ही वस्तु की स्थितियों के संबंध में जो अभाव होता है। अर्थात जैसे वायु में रूप का भूत में भविष्य में वर्तमान में एक ही योनि की वस्तु में संबंध में जो अभाव रहता है उसे अत्यंताभाव कहते हैं। अब दो योनियों में, अन्य योनियों में अभाव जो है, जैसे एक योनि के बीच में तीन कंडीशन हो सकती है। एक योनि के बीच में कार्य की तीन, कि कार्य जो है घट जो है का अभाव हो, पहले ही अभाव हो, घट का बाद में अभाव हो, ऐसा ही भी हो, ऐसी स्थिति हो कि वो तीनों काल में अभाव हो उसी एक ही योनि की चीज का। जैसे वायु, वायु की योनि एक ही है, वायु है वायु, और वायु में रूप का अभाव तीनों काल में होगा। इसी नाते ये दो योनियों के बीच में अभाव होता है और यहाँ एक ही वस्तु की स्थितियों के संबंध में जो अभाव होता है, ये या एक योनि की एक ही वस्तु की स्थितियों के संबंधों में जो अभाव होता है उसे संसर्गाभाव कहते हैं। और ये तीन टाइप का होता है भाई, या तो वो एक योनि वाली एक ही जो वस्तु है वो पहले ही एब्सेंट हो, या तो विनाश होने के बाद एब्सेंट हो जाए, या तो वो तीनों काल में एब्सेंट हो। जैसे वायु की योनि में, वायु की योनि में रूप का एब्सेंट होना, ये एक योनि की वस्तु का वो जो कार्य होगा, ये कार्य गुण भी हो सकता है और ये कार्य वस्तु भी हो सकता है। जैसे घट भी हो सकता है और रूप जो है गुण भी हो सकता है, लेकिन जो होगा एक ही चीज होगा। माने ये चाहे गुण हो चाहे वस्तु हो। तो यहाँ घट का अभाव पहले ही है, यहाँ घट का अभाव बाद में है, यहाँ गुण का अभाव, रूप का अभाव तीनों काल में है, लेकिन योनि तो एक ही है, एक ही तो वस्तु है। तो एक ही वस्तु के बीच में जो हम संबंधों के बीच में, जो संबंधों के बीच में या स्थितियों के बीच में, एक ही योनि की वस्तुओं की स्थितियों के संबंधों में जो हम अभाव का निर्णय करते हैं, या एक योनि की वस्तुओं की स्थितियों के संबंधों में जो हम अभाव का निर्णय करते हैं, वो या अभाव को हम देखते हैं या अभाव को हम एसेस करते हैं, उसे संसर्गाभाव कहते हैं।
और जब दो योनि की वस्तुओं के बीच में हम अभाव को मतलब एसेस करते हैं, समझते हैं, एसेस करते हैं, तो अन्योन अभाव होता है। इसी नाते अन्य योनि में अभाव, जैसे घड़े की योनि अलग है, कपड़े की योनि अलग है, घट का और कपड़े की योनि अलग है। घट कपड़ा नहीं हो सकता है और कपड़ा घड़ा नहीं हो सकता है, घटपट नहीं हो सकता, पट घट नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंट योनि के बीच में है ना, इसी नाते अन्य योनिया भाव बोला गया। और ये चूंकि संसर्ग भाव एक योनि के बीच में तीन कंडीशन है, या तो वो पहले ही उसका अभाव हो, या तो बाद में अभाव हो, या उस चीज का हमेशा अभाव हो। और वो कार्य में गुण भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, रूप भी हो सकता है, घट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही होगा। तो अग्नि की योनि में शीतलता का अभाव होना। वेदांत ने पदार्थों की संख्या दो मानी है, आत्मरूप, अनात्म रूप। रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य ने पदार्थों की संख्या तीन मानी है, सर्वांतर्यामी जिसे ईश्वर कहा जाता है, भोक्ता जीव जिसे चित्त भी कहा जाता है, अचित, भोग्य एवं भोग्य जगत। भोग्य एवं भोग्य जगत को अचित बोला जाता है। कुमारिल भट्ट ने पांच माना है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, अभाव। मुरारी मिश्र ने पांच माना है, ब्रह्म, धर्मी विशेष, धर्म विशेष, आहार विशेष, प्रदेश विशेष। चरक ने छह माना है, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। वैशेषिक ने सात माना है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव को भी माना है। नव्य न्याय ने भी सात माना है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। जैन ने सात माना है, जैन ने सात माना है, जीव, अजीव, आस्त्राव जिसे पाप भी बोलते हैं, बंध, संबर, 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 संबर जिसे पुण्य बोलते हैं, संबर, संबर को क्या बोलते हैं, पुण्य, और निर्जरा और मोक्ष। तो जैन जी ने सात माना, जीव, अजीव, आश्राव जिसे पाप भी बोलते हैं, और बंध, संबर जिस संबर को पुण्य भी बोलते हैं, निर्जरा और मोक्ष। मीमांसा ने आठ माना है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, शक्ति, सादृश्य, संख्या। न्याय ने 16 माने हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। सांख्य ने 25 माने हैं, क्योंकि वो 25 विंशति जो तत्व माने वो सबको मान लिया है। पुरुष जिस मूल प्रकृति, महत जिसको बोलते हैं महान, अहंकार, एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत। और सुश्रुत ने अपरिमित, सुश्रुत ने जो माना है अपरिमित माना है, जिसको असंख्य बोलते हैं, उसने असंख्य मानना है। तो याद करने की दृष्टि से आप थोड़ा सा अगर आएंगे तो वेद राम कुमार मुरारी, वेद राम कुमार मुरारी 2, 3, 5, 5। चरक, वैशेषिक, नव्य न्याय, जैन 6, 7, 7, 7। मीमांसा, न्याय, सांख्य, सुश्रुत 8, 16, 25 अनंत। मीमांसा, न्याय, सांख्य, सुश्रुत 8, 16, 25 अनंत। वेद राम कुमार मुरारी 2, 3, 5, 5। चरक, वैशेषिक, नव्य न्याय, जैन 6, 7, 7, 7। मीमांसा, न्याय, सांख्य, सुश्रुत 8, 16, 25 इनफाइनाइट। पदार्थ के लक्षण में चरक ने बताया
चरक सिद्धि 12/41 में अर्थ पदस्य माने पद के अर्थ को ही पदार्थ कहते हैं। सुश्रुत ने बोला, सुश्रुत उत्तर तंत्र 65/7 में यो अर्थो अभिहित सूत्रे पदे वा, मतलब सूत्र वा माने अथवा, पद, सूत्र अथवा पद के कहने से जिस अर्थ का, अर्थ अभिहित माने जिस अर्थ का बोध होता हो, सूत्र अथवा पद कहने से जिस अर्थ का अभिहित माने बोध होता हो स पदार्थ है, उसे पदार्थ कहते हैं। फिर बोला पदस्य पदयो पदानाम वा अर्थ पदार्थ, वह पदार्थ या वह एक, दो या बहुत पदों का अर्थ ही पदार्थ है। फिर बोला वह जो है पदस्य, वह पद का, पदस्य माने एक पद का, पदयो माने दो पद का, पदाम नाम माने बहुत से पदों का जो अर्थ होता है। माने पदार्थ में के अंतर्गत एक पद का भी अर्थ होता है, दो पद का भी अर्थ होता है। पदा नाम माने बहुत पदों का अर्थ भी होता है, बहुत पदों का अर्थ भी होता है। तो ये एक पदों का अर्थ, दो पदों का अर्थ या बहुत पदों के अर्थ को भी पदार्थ कहते हैं। मतलब तो सूत्र अथवा पद के कहने से जिस अर्थ का बोध होता है वह पदार्थ है। वह एक, दो या बहुत पदों का अर्थ भी ही पदार्थ है, उसको भी पदार्थ कहेंगे। अगर एक पद का अर्थ है तब भी पदार्थ कहेंगे, दो पद का अर्थ है तब भी उसे पदार्थ कहेंगे, और बहुत से पदों का वाला अर्थ है तब भी उसे पदार्थ कहेंगे। फिर पदार्थ के जो सात पदार्थ बताए गए हैं, चरक ने तो 6 ही माने हैं, लेकिन अभाव को भी माना गया है। तो अभाव से कमी की जानकारी होती है कि शरीर में किस चीज की कमी है, और द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय से इन सब से चिकित्सा में मदद मिलती है। चिकित्सा इनसे किया जाता है कि माने किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृतो हितम, किंचित त्रिविधम द्रव्य मुच्यते। माने 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं। कुछ द्रव्य दोष का प्रशमन करते हैं, कुछ द्रव्य धातुओं को प्रदूषित करते हैं, कुछ द्रव्य शरीर के लिए हितकारी होते हैं। इस प्रकार के त्रिविधम द्रव्य उच्यते। तो द्रव्य और गुण के आधार पर भी हम चिकित्सा करते हैं, द्रव्य के आधार पर भी चिकित्सा करते हैं। द्रव्य के गुण और कर्मों के आधार के चिकित्सा होती है, सामान्य के आधार पर भी चिकित्सा होती है। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम हास विशेषस्तु प्रवृत्तिरुभयस्तु, मतलब इसके आधार पर भी चिकित्सा करते हैं, विशेष के आधार पर भी चिकित्सा करते हैं। जहाँ किसी विशेष चीज की कमी होती है वहाँ विशेष चीज, समवाय के आधार पर भी चिकित्सा करते हैं। अभाव से हमें कमी की जानकारी होती है, यही इसकी उपयोगिता है।